हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है दोस्तों। इसका जो पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहले लेक्चर में हमने शुरुआत किया था और हमने डिस्कस किया था कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एंड साथ ही में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन ये क्या होता है, ये हमने स्टडी किया। फिर थियरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर आए थे एंड देखा था कि किस प्रकार हमारा जो इवोल्यूशन है वो हुआ था, कैसा उसका थियरी था। उसको ही पढ़ते हुए हमने आपको बताया था कि उसके जो भी एविडेंसेस रहेंगे ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो आज आ गया है हमारा लेक्चर नंबर 2 और उसमें सबसे पहला टॉपिक अगेन वही है, दैट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या क्या ऐसे एविडेंसेस थे, सबूत थे, जो हमें बताता है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। हमारे आज से 3 करोड़ साल पहले ये जो चीज़ें होती थी वो नहीं थी, आज के डेट में बहुत डिफरेंट है। तो ये क्या चीज़ें हुए हैं ये हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है एविडेंस वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है कुछ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सिमिलैरिटीज हमें देखने मिलती है। जैसे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स जो पहले के जमाने में होते थे और आज के डेट में है, उनकी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हो गया, यानी कि जो नाक का स्ट्रक्चर होता है, आंखों का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर, ईयर का पिन है जो बाहर निकला रहता है ना, कान हमारा, वो सब का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, इससे ये पता चलता है कि जो पुराने जमाने में एंसेस्टर्स जो हुआ करते थे, यानी पूर्वज जो हुआ करते थे हमारे, आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट आज भी मौजूद है। और ये इंडिकेट करता है कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम। इससे ये हमें क्या प्रूफ मिलता है कि उनका जो ओरिजिन था, यानी कि जो पूर्वज थे हमारे, वो वहीं से हम लोग आए हैं और हर एक के एंसेस्टर्स जो थे वो कॉमन थे। ठीक है दोस्तों, ओके। और आगे बढ़े तो सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस आता है, वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस की अगर बात करें, आपने देखा होगा ह्यूमन का हाथ ले लो, हैंड ले लो, कैट्स का फोर लेग, जो आगे का जो उनका पैर होता है, फ्लिपर होता है वेल का, जो ऊपर से, जिससे वो क्या करते हैं, स्विमिंग करने में हेल्प करती है, बैट का पेटेजियम, जिसके हेल्प से वो उड़ पाते हैं। तो ये सभी जो है उनका इस्तेमाल, जो स्ट्रक्चर्स देखोगे आप, तो इनका स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है हर एक एनिमल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी होती है। किसमें? सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, जॉइंट्स का अरेंजमेंट किस प्रकार है। तो ये सब एनिमल्स में कहीं ना कहीं एक ओरिजिनलिटी और एक सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि ये सिमिलैरिटी से हम लोग को ये डिटरमाइन होता है, ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो एनिमल्स रहे होंगे, इनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज जो हुए रहेंगे, जो ओरिजिन हुआ रहेगा, जहां से ये लोग डेवलप होकर आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उनके कॉमन एंसेस्टर हुआ करते होंगे। क्लियर है। वैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें, जो कि है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर बात करें कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाते। जैसे कि अगर बात करें कि यूजफुल, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन जो होता है, जैसे कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ये बाय चांस यूजफुल यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, वो यूजलेस होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गन्स जो यूजलेस है, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, डीजनरेटेड है, यानी कि एक तरीके से प्रॉपरली जनरेट नहीं हुए, डीजनरेटेड, साथ ही में अंडर डेवलप, ठीक से डेवलप भी नहीं हुए हैं। यूजलेस ऑर्गन्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं टोटली नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब इसका कोई भी तरीके से यूज नहीं होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर इसका कोई भी प्रकार से यूज नहीं होता है। बट हो सकता है इसका यूज जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो चलिए कुछ देखते हैं क्या क्या ऐसे ऑर्गन्स है। तो जैसे कि अगर बात किया जाए अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द अपेंडिक्स। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये अतड़िया है हमारी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद एक क्या होता है, एक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि एक यूजलेस ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो कि टोटली क्या है, फंक्शनल होता है रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स यानी जो चीज, जैसे चूहे वगैरह होते हैं, चूहे, रैबिट्स वगैरह जो होते हैं ना, इसको रूमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं। और ये जो क्या होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल ज्यादातर घास वगैरह खाते हैं। तो घास वगैरह में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जो प्लांट्स की चीज़ों को कच्चा खाते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज होता है। तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए ये जो अपेंडिक्स है वो काम आता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स तो ऐसा कुछ खाते नहीं है, पत्ते वगैरह डायरेक्टली कच्चा तो खाते ही नहीं है,
ठीक है ना। हम लोग सेल्यूलोज खाते ही नहीं है, ऑब्वियसली हर चीज़ पका के खाते हैं, इसके लिए हमारे में ये ऑर्गन्स है, लेकिन इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करते हम लोग। तो हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट ऑर्गन हो गया, इसके लिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बात करें मसल्स जो होता है, ईयर का पिन्ने यानी कि कान का जो बाहर का पोर्शन होता है, जैसे हाथी में आपने देखा होगा, हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है, तो अगर देखा जाए तो वो भी हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हम तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते ना देखा जाए तो। बट आप वही चीज़ मंकीज में देखोगे तो वो अपना कान का जो है वो हिला सकते हैं, ईयर पिन ने अपना मूव करके, उसके हिसाब से जहाँ से भी आवाज़ आ रही होगी उसको वो सुन पाते हैं। फिर और भी वैसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेलबोन, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम में, तो टेलबोन आपको नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द टेलबोन। तो टेलबोन आज भी हमारे लाइक शरीर में प्रेजेंट है। आप अगर देखोगे जस्ट आपके बैकबोन पे आप हाथ लगाओगे पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे एक ना छोटी सी हड्डी प्रेजेंट है, जहाँ से एक ज़माने में टेल निकलती होगी, क्योंकि हम एक ज़माने में बंदर हुआ करते थे तो हमारी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, टाइम टू टाइम डेवलप होते गए, हम लोग होमोसेपियंस बनते गए, तो वो पूंछ गायब हो गई, लेकिन वो हड्डी अभी भी प्रेजेंट है, जिसको कोकिक्स कहा जाता है। विजडम टीथ, जो लास्ट वाला कोने वाला दांत होता है ना, आपको पता होगा, जिसको हम लोग अक्कल दांत बोलते हैं हिंदी में, तो अक्कल दांत एकदम कोने का दांत होता है और वहाँ तक हमारा खाना पहुँचता ही नहीं है, मतलब चबाने के लिए वो दांत का यूज़ होता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए वेस्ट हो गया, ठीक है। बॉडी हेयर्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, बट वही बंदर ले लो, अदर जानवर ले लो, बाकी चीज़ें जो है वो इसका इस्तेमाल कर पाते, लेकिन हमारे में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट्स वाई ये चीज़ आपको पढ़ना था। चौथा टाइप का एविडेंस है दोस्तों, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक टाइम था वो लाइक ज़मीन के अंदर दफन हो गए, क्योंकि आपको पता था बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के जानवर एक ज़माने में रहा करते थे, जिसमें से डायनासोर भी था एक। तो वो सब क्या हो गए, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे अर्थ के ऊपर प्रलय आ गया था, एस्ट्रॉइड टकराया था, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई दोस्तों, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बरीड हो गए वहाँ पे, बहुत सारे डिजास्टर्स आए, जैसे कि फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, वॉल्केनो आ गया, जिसके वजह से बहुत सारे जानवर दफन हो गए, और बहुत सारे रूमिनेंट्स जो थे, इंप्रेशन जो था वो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, एंड जिसके वजह से क्या बन गया, फॉसिल्स तैयार हो गए। आपको पता है कि आज के डेट में जो फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, ये सभी चीज़ वहीं से आ रहे हैं, करेक्ट है, जो ज़मीन के अंदर दफन हुए हुए एक ज़माने में जो थे, वो सभी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, और उससे हम लोग अपना क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिससे हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह बना पाते हैं। और यही चीज़ का जो स्टडी होता है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट माना जाता है हमारे इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। और कार्बन कंजम्पशन की अगर बात करें, कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ, एंड सिंस देन ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली, यानी कि ये जो कार्बन कंजम्पशन होता है एनिमल्स और प्लांट के अंदर, तो वो जैसे ही डेथ हो जाता है ना, तो उसके बाद कार्बन का कंजम्पशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, सड़ने वाला प्रोसेस, यानी डीकेइंग प्रोसेस जो होता है ना कार्बन 14 का, इट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, यानी कि दिन और टाइम बीतते जाता है, तो जो प्लांट का जो डेथ हुआ रहेगा, ये बहुत टाइम हो गया होगा, तो एनिमल का और प्लांट्स का कितना टाइम हो चुका है डेथ हुए, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिव ऑफ कार्बन 14। तो जो भी कार्बन 14 का उसमें आइसोटोप्स जो मिलेगा, उसका अगर मेजरमेंट किया जाए कितना अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो प्लांट या फिर जो एनिमल था उसकी डेथ हुई है, वो कितने साल पुरानी डेथ हुई है, इससे हमें पता मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्राइम्स जो होते हैं ना, ऐसे ही पकड़ में आते हैं, जिसको कार्बन डेटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग मेथड एक्जैक्टली क्या होता है कि अगर कोई भी आपको बॉडी मिलती है, समझ लो डेड बॉडी मिलती है, ह्यूमन बींग्स की भी मिलती है, तो कभी कभी क्या होता है कि देखो, आपने बहुत सारी पिक्चरों में एंड बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, CID वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं वो लोग, कि वो डेड बॉडी को लेते हैं एंड उसका कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये इसकी मौत जो है वो 3 दिन पहले हुई होगी, इसकी मौत जो है 4 दिन पहले हुई होगी, इसकी मौत जो है 24 आवर्स पहले होगी। यानी कि हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है कि ये जो बॉडी है वो कितने दिन पुरानी या फिर कितने दिन पहले तक इसके अंदर जान प्रेजेंट थी। तो ये जो पता लगाया जाता है, ये टेक्निक जो है हमारी कार्बन डेटिंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग C14 जो कार्बन प्रेजेंट होता है ना, C14 to C12 रेशियो जो होता है रेडियो एक्टिव का, वो हम लोग पता लगा सकते हैं और इसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो इट इज़ यूज इन पैलियोंटोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, तो जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ह्यूमन फॉसिल्स का कितना एज है, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेयर्स दिए हुए हैं सॉइल्स के, एंड सॉइल्स के लेयर्स के हिसाब से अलग अलग, जैसे टॉप लेयर पे आप देखोगे तो बर्ड्स के होते हैं, मैमल्स के होते हैं, फिर सेकंड टॉप लेवर पे रेप्टाइल्स होते हैं, फिर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन पाइसेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वर्टिब्रेट, जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये ऊपर का जो एरा होता है वो सीनोजॉइक होता है, फिर मीसोजॉइक होता है और पैलियोजॉइक एरिया होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो पांचवा हमारे लिए लिंक है, जो एकदम इंपॉर्टेंट माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है दे कैन रिलेट टू डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब ये पता चलता है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस है। तो जब भी कनेक्शंस की बात आती है
तो वो क्या हो जाता है, कनेक्टिंग लिंक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पेरिपेटस। तो पेरिपेटस एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसमें क्या होता है कि उसके पास एक कैरेक्टर होता है सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी पे ना सेगमेंट्स लाइन 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 प्रेजेंट रहेंगे। तो सेगमेंटेड बॉडी है, छोटे छोटे थिन क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और पैरापोडिया जो होता है ना, छोटे छोटे लेग्स होते हैं उसके पास, तो वैसे ऑर्गन्स है उसके पास। एंड साथ ही में ये एनिमल्स के पास ना ट्रेकियल रेस्पिरेशन, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पिरेशन करता है डायरेक्ट ऑक्सीजन से, वैसा उसके पास ट्रेकियल रेस्पिरेशन, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन है जो कि आर्थ्रोपोडा में होता है। यानी कि ये क्या बताता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें बताया कि उसके पास सेगमेंटेड बॉडी है, ये बोला पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स है, यानी कि वो कैरेक्टर्स एनालिडा का बता रहा है। एनालिडा मतलब एक टाइप के कैटेगरीज होते हैं जो आपने किंगडम एनिमल या चैप्टर में शायद पढ़ा होगा। तो एनालिडा का कैटेगरी भी बता रहे हैं, साथ ही में आपने आर्थ्रोपोडा का भी बता रहा है। यानी कि ये एक ऐसा जानवर है जिसमें एनालिडा का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आर्थ्रोपोडा जो कि इंसेक्ट माना जाता है, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ये दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है। दोनों का गुण इसके अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही और भी एग्जांपल्स है। डक बिल्ड प्लेटिपस एक तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है जो अंडा देता है, ठीक है। रेप्टाइल्स की तरह क्या करते हैं ये लोग, अंडा देते हैं, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप होता है ना, ये मैमल्स के साथ भी होता है, एंड साथ ही में इसका मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जो स्तनधारी जीव जिसको बोलते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, तो यानी कि अंडा भी दे रहा है। तो जैसा पहली बार आपने देखा होगा दोस्तों कि कैसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स भी है और वो अंडा देता है। तो ये बहुत ही रेयर चीज़ है। तो मेमोरी ग्लैंड्स भी है यानी मैमल्स की भी प्रॉपर्टी है, अंडा भी दे रहा है यानी कि अलग रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के बीच का क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया। वैसे एक और एग्जांपल है लंग फिश। तो लंग फिश जो होती है रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है लंग्स के हेल्प से, बट वह है तो फिश पानी में रहती है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बता रहा है मैमल्स के बीच में और फिश के बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में। तो इससे ये भी आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि जो मैमल्स होगा ना वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो होगा ना, ये फिश से ही इवॉल्व होकर आया है, डेवलप होकर आया है, इसी से आगे के एडाप्टेशन और ऑर्गेनिज्म बन के आए हैं। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिक्स्थ टाइप एंड आखिरी टाइप का हमारा एविडेंसेस है जो कि है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करूं अगर, तो एम्ब्रियो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स, यानी कि अगर मेल की स्पर्म की बात करूँ, फीमेल का ओव्यूल होता है, एग्स जिसको बोलते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहला जो चीज़ फॉर्म होता है वो जाइगोट का फॉर्म होता है, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है धीरे धीरे डेवलप होने के बाद ये जाइगोट बन जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। तो वो एम्ब्रियो जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा फेज होता है कि एम्ब्रियो के बाद वो धीरे धीरे डेवलप होने के बाद वो पूरा एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ये जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोस यहाँ पे एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज के साथ दिखाया हुआ है। इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले स्टेज में आप देखोगे तो ये फिश है, ये सैलामेंडर है, ये टॉर्टोइस का है, ये चिकन का है, ये पिग का है, ये काऊ, रैबिट और ये मैन का है। तो पहले स्टेज में आप देखोगे तो ये सब के सब आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पे हर एक के अंदर सिमिलैरिटी होती है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से टाइप के ये ऑर्गेनिज्म होने वाले हैं। लेकिन जैसे सेकंड स्टेज पे आप पहुंचोगे तो इनके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे इनकी जो बॉडी है इनके अंदर चेंजेस आना शुरू होता है और वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसका शेप लेने धीरे धीरे वो शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म बनने वाले। लेकिन आप थर्ड स्टेज यानी कि आखिरी स्टेज में आप देखोगे अब जाके ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ये फिश जैसा दिख रहा है, क्या सैलामेंडर जैसा दिख रहा है, ये टॉर्चॉइड जैसा दिख रहा है, ये चिकन जैसा दिख रहा है, ये पिग, ये काऊ, ये रैबिट, ये मैन जैसा, ये सबसे मेन चीज़ है आदमी। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे थर्ड स्टेज में यानी कि फाइनल स्टेज में ही आके हम लोग बोल सकते हैं कि वेदर वो कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हुआ, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है दोस्तों ये समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज एंड हर एक टॉपिक आज जो हमने पढ़ाई है रिगार्डिंग इवोल्यूशन एंड रिगार्डिंग इवोल्यूशन का एविडेंसेस, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा और उसी में जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का वो भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।